हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और शुरू करने वाले हैं आज अपने क्लास 12 के सिलेबस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है नाभिक। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में नाभिक के बारे में। नाभिक का आकार क्या है, नाभिक का घनत्व क्या है, आकृति कैसी है, किन किन चीज़ों से वो मिलकर बना होता है। बच्चों, पिछला चैप्टर जो हमने किया चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था परमाणु, हमने वहां देखा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हुआ और वहां से नाभिक के बारे में हमें जानकारी मिली। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा मानी जाती है। जब उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो पता चला कि हाँ, नाभिक के अंदर एक छोटा सा, बिल्कुल उसके केंद्र में एक ऐसी चीज है जहां परमाणु का सारा द्रव्यमान, लगभग सारा का सारा 99% सारा का सारा द्रव्यमान वहां है। और परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु के पास कोई आवेश नहीं होता बच्चों, आप जानते हैं, उसके पास जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो परमाणु का जो धनावेश है वो सारा कहाँ है? नाभिक के अंदर। और जो ऋणावेश है इलेक्ट्रॉनों के रूप में, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। इस चैप्टर में हमें सारी बातें करनी है नाभिक के बारे में। नाभिक की खोज मैंने आपको बता दिया, रदरफोर्ड के द्वारा मानी जाती है 1911 में। बच्चों, नाभिक की खोज होने के बाद इसके बारे में जब चर्चा होने लगी कि ये क्या इसके अंदर भी कुछ चीज हो सकती है। जैसे सबसे पहले परमाणु को माना गया कि परमाणु के अंदर कुछ नहीं है, परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन वो बात गलत साबित हुई और पता चला कि नाभिक के अंदर, वो परमाणु के अंदर तो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन भी है। इसी तरीके से बात हुई कि नाभिक के अंदर भी कुछ है क्या, या नाभिक बिल्कुल बेसिक हमारा कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसकी खोज के बाद जब चलते गए, बातें होने लगी नाभिक के बारे में, तो सबसे पहली परिकल्पना ये आई, सबसे पहली सोच ये थी लोगों की, साइंटिस्ट की, कि हो ना हो नाभिक किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि इस टाइम न्यूट्रॉन की खोज तो हुई नहीं थी। न्यूट्रॉन की खोज होती है 1932 में चैडविक के द्वारा। 1932 तक यही चलता रहा कि भाई ये जो आपका नाभिक है ना, ये बना हुआ है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? बहुत सारे कारण थे, हमें उनकी डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन मैं छोटा सा कारण आपको बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी छोटी सी जगह में रहना है, क्या माना गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है, जबकि आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा माना जाए कि मान लीजिए है वहां, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी छोटी जगह में नाभिक के अंदर रहने के लिए, अभी मैं बताऊंगा कि इसका आकार कितना होता है, बहुत छोटा सा आकार होता है नाभिक का। उस छोटे से स्थान में अगर इलेक्ट्रॉन को रहना है तो उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लगभग 200 से 250 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप ये चीजें जानते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप समझ जाओगे कि बहुत ज्यादा है। लेकिन जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, रेडियो एक्टिविटी में जब नाभिक के अंदर से बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो पता चला कि उन बीटा पार्टिकल की, बीटा कणों की ऊर्जा ही 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब हाइड्रोजन के लिए देखा गया तो ज्यादा से ज्यादा कितनी आई? 37 से 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और होनी कितनी चाहिए थी? 200 से 250 मिलियन। मिलियन मतलब 10 की घात 6, मतलब 10 लाख, 1 लाख गुना, 10 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। तो जब यह देखा गया कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है और उतनी ऊर्जा उसके पास नहीं हो सकती, तो ये बात छोड़नी पड़ी कि जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है। बच्चों, 1932 में खोज हो जाती है प्रोटॉन की। जेम्स चैडविक ने बताया कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, ये नाभिक के अंदर का कण है और ये भी ऐसा ही कण है जैसा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि इस पर कोई आवेश नहीं होता। और तब से बताया गया कि जो हमारा नाभिक है, हमारे नाभिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नहीं हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हुआ है। मतलब नाभिक के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन दोनों को नाम दिया गया न्यूक्लियन, क्योंकि ये किसके अंदर रहते हैं? नाभिक के। नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए इनको बोला गया न्यूक्लियन। हिंदी में भी, अंग्रेजी में ये भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर का नाम है नाभिक और बेसिक सी चीज जो मैंने आपको बताई है, शुरू करते हैं यहां से। हेडिंग लगाइए सब, नाभिक। और जानते हैं सबसे पहले नाभिक बना किस किस चीज से है। हमने कहा नाभिक के अंदर क्या है? नाभिक प्रोटॉन जो कि धनावेशित होता है। कैसा आवेश होता है इस पे? प्लस का। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनो
इस पे कोई आवेश नहीं होता, इस पे कोई आवेश नहीं होता, कभी आप इसे माइनस समझ ले, कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इन दोनों को मिला के इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। किस किस को? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस नाभिक के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और यही बात आज तक चलती आ रही है कि नाभिक किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके। वो इलेक्ट्रॉन वाली बात गलत है, वो हो ही नहीं सकता। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इनका आवेश कितना है, क्योंकि आपको आगे हेल्प करेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं कण, ये टेबल आप बना लेना। यहां लिख देता हूं आवेश, कितना आवेश है और कैसा आवेश है, और यहां लिख देता हूं द्रव्यमान। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश माइनस, और होता है कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। लिख लेना, इनको याद कर लेना। बात करते हैं फिर, अभी द्रव्यमान भी लिखूंगा, अभी बाद में लिखेंगे उसको। फिर खोज हुई किसकी? प्रोटॉन की, रदरफोर्ड ने की। ये किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है प्लस, और होता है इतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पे। कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। और बात करते हैं सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो इस पे कोई आवेश नहीं होता, ये है वैद्युत उदासीन, इस पे कोई आवेश है ही नहीं। बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो बच्चों उसको लिखा जाता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। बहुत कम है ये द्रव्यमान। बात करते हैं किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6723 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अब ये मैंने थोड़ा सा लेंदी सा करके लिख दिया, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखो कितनी पावर का फर्क है, यहाँ 4 का फर्क है। 4 का मतलब 10 की घात 10,000, मतलब किसी प्रोटॉन का द्रव्यमान ना इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज्यादा है। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि जो नाभिक है ना हमारा, उसमें सारा द्रव्यमान है। क्यों? क्योंकि वहां सब कौन बैठे हुए हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, जिनका द्रव्यमान है ही बहुत कम। तो सारा का सारा परमाणु का द्रव्यमान हम कहाँ मान सकते हैं? नाभिक के अंदर, क्योंकि सारा का सारा द्रव्यमान कौन बना रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही द्रव्यमान होता है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा भारी होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। 1.6743, ये शायद यहाँ 6 होता है, और ये पावर सेम। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इनको लगभग हम बराबर भी रख लेंगे कहीं कहीं, और कई बार हमें पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो 1.6726, 1.6743, मतलब थोड़ा सा भारी होता है कौन? न्यूट्रॉन। ये टेबल आप ही बना लें, और हो सके तो इसको याद कर लेना, क्योंकि ये काम आ जाएगी आपके कहीं ना कहीं। इसको हटा रहा हूं मैं, और बात करेंगे नाभिक की आकृति की। नाभिक देखने में कैसा होगा? तो हम बात कर लेते हैं बच्चों नाभिक की आकृति की, शेप। तो बच्चों नाभिक को ना हम अपने, जब हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में 12th में, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा नाभिक है गोलाकार। लेकिन सच में गोलाकार नहीं होता, उसका आकार थोड़ा सा बदला हुआ होता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा भी बदल सकता है। लेकिन हम अभी अपने सिलेबस में नाभिक को क्या लिखेंगे कि ये कैसा होता है? गोलाकार। परफेक्ट गोला नहीं होता ये थोड़ा सा दबा हुआ अंडाकार आकृति का भी हो सकता है, और उससे ज्यादा भी आकृति इसकी बिगड़ सकती है। तो मतलब इसकी आकृति हम क्या मान के, कोई आपसे पूछेगा आकृति तो बता देना कि गोलाकार होता है नाभिक। बात कर लेते हैं आकार की। बच्चों अलग अलग परमाणुओं के नाभिक अलग अलग आकार के होते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन का नाभिक आपसे पूछे कितना बड़ा है, तो आप कहोगे कि छोटा सा है। यूरेनियम का क्या है? बहुत बड़ा है। ये कैसे? अलग अलग परमाणुओं के नाभिकों की आकृति
कैसी है? समान। कैसी? गोलाकार, हमने मान लिया। लेकिन आकार क्या है? आकार क्या है? अलग अलग। उसका कारण ये है कि अलग अलग परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। खत्म। मतलब कितने न्यूक्लियन हैं? एक। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन के पास कितने न्यूक्लियन है? एक। जबकि यूरेनियम के पास होते हैं कितने? 235। मतलब एक घर में रहता है एक आदमी और एक घर में रहने हैं 235 आदमी, तो किसका आकार बड़ा होगा? भाई ज्यादा आदमी रहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी नाभिक का आकार इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आयतन होता है नाभिक का, नाभिक का आयतन किस पे निर्भर करता है? न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या। जितने ज्यादा न्यूक्लियन होंगे, घर में रहने वाले जितने आदमी होंगे, घर उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। और घर कौन है? नाभिक। नाभिक का आयतन। आयतन को मैं लिख देता हूं V। और न्यूक्लियनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं बच्चों A से। अभी पढ़ने वाले हैं A क्या होता है। अभी मान लीजिए कि A क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों की संख्या को मिलाकर हम क्या बोल लेंगे? A। तो हम अभी ये मान के चल रहे कि हमारा नाभिक कैसा है? गोलाकार। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहां r क्या है? गोले की त्रिज्या, मतलब नाभिक की त्रिज्या। किसके अनुक्रमानुपाती? A के। अब देखो ये चीज भी क्या है? ये भी नियतांक है। 4/3 पाई, बदल थोड़ी जाएंगे। तो मैं इसको अगर हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं r³ अनुक्रमानुपाती A। नियतांक को हटाया, ये लिखा। तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि r जो है वो A की पावर 1/3 के अनुक्रमानुपाती है। यहां r की पावर कितनी? 3। यहां से उठकर उधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1/3। तो किसी नाभिक की त्रिज्या r किसके अनुक्रमानुपाती होती है? A की घात 1/3। और A क्या है? न्यूक्लियनों की संख्या। आगे इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? द्रव्यमान संख्या। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। तो जितने ज्यादा A होगा, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, त्रिज्या उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, मतलब नाभिक उतना ही बड़ा हो जाएगा। यहां से हम इस साइन को हटाएंगे और यहां एक नियतांक आएगा जिसको हम लिखेंगे r0 और यहां लिख देंगे 1/3। किसकी पावर है ये? r की। ये फॉर्मूला है किसी भी नाभिक की त्रिज्या का। r0 A की घात 1/3, जहां r क्या है? नाभिक की त्रिज्या। r0 क्या है? एक नियतांक है। ये सब परमाणुओं, सब नाभिकों के लिए बराबर होता है, ये नहीं बदलता। और इसका मान होता है बच्चों 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर। 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर। किसका मान? r0 का। और बच्चों ये 10 की घात -15 को बोलते हैं फर्मी। तो हम लिख देंगे 1.2 फर्मी मीटर, या खाली फर्मी लिख दो। फर्मी लिखते ही समझ जाना किसका मतलब 10 की घात -15 मीटर। तो हमने कहा r0 का मान सबके लिए बराबर होता है। और A क्या है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए, क्या ये बात समझ आ गई आपको? यहां से आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं कि भाई ये A का मान इसके लिए इतना है, दूसरे के लिए इतना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लो। तो A का मान रखते चलेंगे। r0 सबके लिए बराबर होता है। अगर कहीं सिर्फ A दे के R पूछ लिया तो A दिया हुआ रख लेना और r0 की वैल्यू ये रख देंगे आप। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नाभिक के आकृति की बात कर चुके, हम आकार की बात कर चुके। हमें ये पता चला कि अलग अलग नाभिकों की, अलग अलग परमाणुओं के नाभिकों की का आकार अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का नाभिक छोटा होगा, यूरेनियम का बड़ा होगा। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, A का मान बढ़ता जाएगा, Z का मान बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे ना भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आगे बढ़ते जाएंगे तो किसकी संख्या बढ़ने वाली है? न्यूक्लियनों की। तो नाभिक का आकार भी बड़ा होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं नाभिक के घनत्व की। अब आप सबने नाभिक घनत्व के बारे में हमेशा सुना होगा। घनत्व होता है द्रव्यमान
बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर मुझे नाभिक का घनत्व निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि नाभिक का द्रव्यमान कितना है और नाभिक का आयतन कितना है। मान लेता हूं मेरे पास एक नाभिक है, इतना बड़ा बना के दिखा रहा हूं, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, गोलाकार मान के चलना, और इसके अंदर बैठे हुए हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि यार प्रोटॉन पे तो प्लस आवेश होता है तो प्रोटॉन और प्रोटॉन तो दूर भागने चाहिए, तो वो सही क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, उसकी बात हम करने वाले हैं। मान लेते हैं इस नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, a। हमने कहा भाई न्यूक्लियनों की संख्या a है, और मैं ये मान लेता हूं कि एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान m है। अब आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है अलग अलग, लेकिन इसके लिए मैं उनको बराबर मान लेता हूं, ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है। मैंने मान लिया सबका द्रव्यमान, हर एक का, प्रोटॉन का m, न्यूट्रॉन का m, दूसरे प्रोटॉन का m, तीसरे न्यूट्रॉन का m, ऐसे सबका m है। और कितने हैं ये a, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा m में। अरे भाई एक का द्रव्यमान m, दो का 2m, तीन का 3m, चार का 4m, है कितने a, तो कितना द्रव्यमान हो गया am। और इनका ही द्रव्यमान तो किसका द्रव्यमान होगा, नाभिक का। आगे जाके इसी चैप्टर में थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे बात में, लेकिन अभी के लिए समझो कि ये जो a है इन सब का द्रव्यमान मिलकर किसका द्रव्यमान बनाएगा, नाभिक का। इसी चैप्टर में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सब का द्रव्यमान ज्यादा होगा और जब ये नाभिक बना देंगे तो इनका द्रव्यमान कम हो जाएगा, वो बात अलग है। मैं ये मान रहा हूं कि अभी एक का द्रव्यमान m है, दो का 2m है, तीन का 3m है, तो a का कितना होगा am। और बच्चों आयतन 4/3 पाई r क्यूब, क्या मैं 3 को घुमा के ऊपर लेता जाऊं, 3m में 4 पाई। क्या आपने r अभी पढ़ा, r नॉट a की घात 1/3, r का मान, इसको यहां डाल दो, r की जगह क्या लिखो, r नॉट a की घात 1/3 और सारे की घात कितनी, 3ma 4 पाई, r नॉट की घात कितनी 3, a की घात 1/3 की घात 3 करेंगे, देखो a की घात 1/3 उसकी घात 3, 3 से 3 गया तो क्या बचा a से a गायब। तो घनत्व कितना आया 3m/4 पाई r नॉट क्यूब, और घनत्व को d लिख दूं तो ये बना फॉर्मूला घनत्व का। इसको ध्यान से देखो सब। क्या इसमें कोई एक ऐसी चीज है जो बदल जाएगी, m, प्रोटॉन का द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं बदल सकता। 4 पाई नहीं बदल सकता, आई नॉट तो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल। इसका मतलब किसी भी नाभिक का घनत्व निकाल लो एक ही आएगा। इसमें तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अलग अलग नाभिक के लिए अलग अलग हो। सब नाभिकों के लिए m भी अलग होगा, सॉरी m भी बराबर होगा और r नॉट भी बराबर होगा। मतलब सब नाभिकों का घनत्व क्या है, बराबर। हाँ, छोटे से नाभिक का घनत्व उतना ही है जितना बड़े नाभिक का घनत्व है। भाई घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बढ़ता जा रहा तभी आयतन बढ़ता जा रहा, इसका मतलब घनत्व क्या है, कांस्टेंट। ये सच नहीं है मतलब उतना, लेकिन हमारे लिए इतनी काफी है कि सभी नाभिकों का घनत्व बराबर होता है। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है बच्चों, लेकिन उतने लेवल पे हमें नहीं जाना है। हमें तो यहां तक पता होना चाहिए कि द्रव्य आयतन अलग अलग होता है जबकि घनत्व सभी नाभिकों का क्या होगा, बराबर। कई बार वो पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई एक छोटा नाभिक है एक बड़ा नाभिक, बताओ इनके घनत्व का अनुपात कितना है। दोनों का घनत्व बराबर है तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। बताओ समझ आया क्या, जल्दी से बताओ। आ गया है तो नोट कर लो और इसको समझ के ही आगे जाना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। चलो पहले एक बात बताता हूं आपको। आपने ना वो केमिस्ट्री में पढ़ी ना अपनी आवर्त सारणी, उसमें आपने किसी भी तत्व को लिखने का तरीका देखा है। मान लीजिए आपके पास कोई तत्व x है जिसका नाम, उसमें आपने पढ़ा होगा परमाणु क्रमांक z से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं a से, जिसको मैं अभी क्या बोला था, न्यूक्लियनों की संख्या। ये क्या है हमारी द्रव्यमान संख्या, इनके बारे में बात करनी है अभी मैं। और z क्या है, परमाणु क्रमांक। और ये x क्या है, हमारा कोई तत्व है, जैसे हाइड्रोजन हो गया,
ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, यूरेनियम हो गया, ये हमारे सारे क्या हैं, तत्व हैं। हमने कहा यार ये परमाणु क्रमांक क्या है, क्या हमें पता है? हमने कहा पता है भाई, किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या। मतलब आपको अगर किसी पर तत्व का क्या दिखना है, परमाणु क्रमांक, तो आप उसका नाभिक देख लो और नाभिक में उठा के प्रोटॉन गिन लो, भाई 10 है तो उसका परमाणु क्रमांक 10 है। हाँ सच है, ये गिन नहीं सकते आप वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 1, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 2, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2। जैसे सोडियम है, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। मतलब अगर आपको किसी तत्व का परमाणु क्रमांक लिखना है तो आपको उसका नाभिक खोलना पड़ेगा, नाभिक में रखे हुए प्रोटॉनों की संख्या गिननी पड़ेगी, और जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक, या उसका उल्टा, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसके नाभिक में प्रोटॉनों की उतनी ही संख्या होगी। जैसे मैंने कहा कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है, 92, तो बताओ भाई इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी नाभिक में, तो आपने कहा एक नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होंगे जितना इसका परमाणु क्रमांक, मतलब 92। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कुछ नहीं है बच्चों, प्रोटॉन आपने गिन लिए, लेकिन वहां तो फोन भी बैठे थे, न्यूट्रॉन, उनको सबको गिन लो, और जितनी संख्या है वो वही क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। मतलब द्रव्यमान संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको नाभिक के अंदर चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, सबको गिनना पड़ेगा, और आपके सामने क्या निकल के आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या। और इन दोनों को ही तुम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ए क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या, मतलब द्रव्यमान संख्या। अगर बच्चों मैं ए में से जेड को घटा दूं, ए क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और जेड क्या है, प्रोटॉन, तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब जेड क्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या, ए क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और ए माइनस जेड क्या बताता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या बताता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर 8, और मैंने ऐसे लिखा इसको, ये लिखने का तरीका, ओ का मतलब ऑक्सीजन, 8 का मतलब है कि भाई इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन है, 16 का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों मिला के कितने हैं, 16। अगर मैं 16 में से 8 घटाऊं तो कितना बचेगा, 8, तो ये 8 क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन। मतलब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। यहां तो बराबर है, जरूरी नहीं है कि बराबर हो, अलग अलग हो सकते हैं भाई। तो यहां इसी को अब बेस बना के हम पढ़ने वाले हैं बच्चों समस्थानिक, संभारिक और आइसोटोन्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मजेदार है, आपको ये पता तो होगा क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे, लेकिन मेरा काम है आपको ये भी पढ़ाना, तो मैं इसको जल्दी से हेडिंग लगाते हैं। क्या हेडिंग लगानी है, परमाणुओं का वर्गीकरण। इन जो चीजें हमने की ना, इसी के बेस पे करेंगे हम, परमाणुओं का वर्गीकरण। और मैं इसको बहुत आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैं यहां लिख देता हूं परमाणुओं का वर्गीकरण। परमाणु ना 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, इसी बेस पे। पहला समस्थानिक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। याद करने की जरूरत नहीं, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, याद तो ये करना समस्थानिक। दूसरे होते हैं संभारिक, संभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स। जहां आइसो वर्ड दिखाई देना ही शुरू में, आइसो, इसका मतलब होता है समान, जैसे आइसोथर्मल पढ़ा होगा कभी आपने अगर। और तीसरा होता है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं आइसोटोन्स।
लेकिन आपको इंग्लिश के नामों से यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप तो हिंदी बोर्ड में हो, नाम याद करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। देखो कितने आसान है ये। समस्थानिक वे होते हैं, बिल्कुल बेसिक से, डटेंगे नहीं बिल्कुल, जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। आवर्त सारणी में समान स्थान होता है, समान स्थान होता है, मतलब जो एक ही जगह बैठे हैं, एक ही स्थान पे बैठे हैं, कहां, आवर्त सारणी में, उनको बोलते हैं समस्थानिक। अभी पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, घबराना मत, बस समझो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समस्थानिक जिनका समान स्थान है, कहां, आवर्त सारणी में। समभारिक जिनका भार समान है, जिनका भार समान है भाई, समभारिक, समान भार, जिनका समान भार है। समन्यूट्रॉनिक, अब इसका तो नाम से ही दिख रहा हमें, समान न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब अगर इसमें 10 है तो उसमें भी 10 होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बराबर होगी तो ऐसे नाभिक क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक। यहां पर नाभिक भी लिख सकते हैं, नाभिकों का वर्गीकरण, मैंने परमाणु लिखा भाई, समान न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व, ऐसे नाभिक जो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर बैठे हैं, समान स्थान पर बैठे हैं, उनको बोलते हैं समस्थानिक। जिनका भार समान होता है उनको बोलते हैं समभारिक। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, जिन नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होते हैं उनको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। अब यहां सुनो, अब ये जो स्थान होता है ये डिसाइड किससे होता है, कैसे पता करते हैं कि भाई ये यहां बैठा, परमाणु क्रमांक से। मतलब ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु क्रमांक समान, और परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, जेड। मतलब ऐसे नाभिक जिनका जेड समान होगा क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। भाई जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या बताता है कि परमाणु इस क्रम पे है, इस नंबर पे रखा हुआ है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पहला 1, तो मतलब वो पहले स्थान पे है। हीलियम का 2, मतलब वो दूसरे स्थान पे है। तो परमाणु क्रमांक हमें ये बताता है ये कौन से स्थान पे है। तो अगर एक ही स्थान पे है तो उनका परमाणु क्रमांक समान होगा, मतलब जेड क्या है, समान। अब ये भार कौन डिसाइड करता है भाई, भार, नाभिक का भार किससे बनेगा भाई, नाभिक में है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या मिला के, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या बराबर हो जाए, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या समान, मतलब कौन है, ए। अगर किसी भी दो परमाणुओं का, दो नाभिकों का ए बराबर हो गया तो वे क्या हो जाएंगे, समभारिक। क्योंकि भार कौन बना रहा भाई, भार नाभिक का में बनाएंगे जो भार उस नाभिक के अंदर है। नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दोनों को मिला क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। अगर न्यूक्लियनों की संख्या बराबर है तो वे क्या है, समभारिक। और यहां तो मैंने लिख ही दिया कि किसकी संख्या बराबर होगी, न्यूट्रॉनों की, और न्यूट्रॉनों की संख्या है a माइनस जेड। जिन दो नाभिकों का a माइनस जेड बराबर है, इसका मतलब उनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान, तो वे क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक। परमाणु क्रमांक का मतलब पता चल गया ना। परमाणु क्रमांक किससे डिसाइड करते थे, प्रोटॉनों की संख्या से। मतलब यहां किसकी संख्या बराबर होगी, प्रोटॉनों की, प्रोटॉनों की संख्या समान। बहुत सिंपल है भाई, स्थान समान है तो समस्थानिक। स्थान कौन डिसाइड कर रहा, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक किससे देखते हैं, प्रोटॉनों की संख्या से। तो ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होते हैं क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक। और जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या मतलब ए बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, उनको बोलते हैं समभारिक। तो ये था हमारा समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। कुछ इनके एग्जाम्पल बता देता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। इनके एग्जाम्पल देख के आपको और समझ आ जाएगा। जैसे समस्थानिक देखते हैं। समस्थानिक है हमारा, सबसे पहले सबसे सिंपल, हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3। देखो सबका परमाणु क्रमांक क्या है, बराबर 1 1, लेकिन 1 2 3 सबका ए अलग है। मतलब समस्थानिकों में जेड बराबर होता है, ए अलग अलग होता है। हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें अपने आप पता चल जाएगा कि जहां पर ए जेड बराबर हुआ में क्या है, समस्थानिक। एक और एग्जांपल देखो,
ऑक्सीजन का देख लो, 16, 17, 18। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ऐसे ही कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। नंबर क्या होता है इसका? 6। देखो तीनों का नंबर 6 है, तीनों का नंबर 8 है, तीनों का नंबर 1 है। मतलब ये सब क्या है? एक ही स्थान पे है। मतलब तीनों ऑक्सीजन एक ही स्थान पे, तीनों कार्बन अलग स्थान पे। मतलब ये तो इनसे अलग होंगे ना, लेकिन ये तीनों कहाँ बैठे होंगे? एक ही स्थान पे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि समस्थानिक किन के होते हैं, तो आप बता दें एक ही तत्व के। देखो एक ही तत्व के कितने समस्थानिक? 3। क्या ऑक्सीजन के भी हैं? हाँ देखो 1 2 3, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 ही नहीं, यहाँ भी 3 है। तो जो समस्थानिक होते हैं बच्चों एक ही परमाणु के होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं। देखो कार्बन 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 के। अभी आगे ज्यादा समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ जेड बराबर है सबका, यहाँ जेड 8 है, यहाँ जेड 6 है, ए अलग अलग है, ए 1 2 3 16 17 18। अब बात करते हैं समभारिक की। समभारिक में क्या होगा बच्चों? आपने कार्बन 14 और कार्बन 15 का नाम सुना, सॉरी दिया ये नाइट्रोजन 14, इसका नंबर होता है 6 और इसका नंबर होता है 7। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहे हो। ये जो दोनों है ना, ये क्या है? समभारिक। समभारिक क्यों? क्योंकि इनके ए बराबर हैं। समभारिक कौन होते हैं? जिनका भार बराबर होता है। भार किससे बनता है? न्यूक्लियानों से। न्यूक्लियान मतलब द्रव्यमान संख्या। इनका क्या है? ए बराबर है, लेकिन जेड अलग अलग है। देखो जेड मतलब प्रोटॉनों की संख्या अलग है, लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या बराबर है। मैं न्यूट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियन बोल रहा हूँ। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 14 - 6 8, 14 - 7 7। मतलब इनके न्यूट्रॉन भी अलग हैं और प्रोटॉन भी अलग हैं, लेकिन दोनों को मिला के कितने हैं? बराबर 14 14। एक और एग्जाम्पल देखेंगे क्लोरीन और आर्गन का। क्लोरीन 14, आर्गन 40। क्लोरीन का नंबर होता है 17, आर्गन का होता है 18। देखो इसका नंबर 40, इसका नंबर भी 40। मतलब दोनों का ए बराबर है, लेकिन जेड क्या है? अलग अलग। इसका जेड 17, मतलब प्रोटॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 18, लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या क्या है? 40। तो ये किसके उदाहरण है? समभारिकों के। ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में सम न्यूट्रॉनिक की। और न्यूट्रॉनिक में हम बात करेंगे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन और कैल्शियम। ये सब क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या है? अच्छा सल्फर का नंबर कितना होता है भाई? सल्फर का नंबर होता है बच्चों 16 और इसका ये है 36। इसका होता है 17 37 18 38 19 39 और ये 20 40। इनको नोट कर लेना। फिर देख क्या सबका जेड अलग अलग है क्या? हाँ यार, मतलब सब में प्रोटॉनों की संख्या अलग है। क्या सबका ए अलग अलग है? हाँ, न्यूक्लियनों की संख्या अलग अलग है, लेकिन इनका क्या सेम है? ए माइनस जेड। 36 - 16 कितना? 20। 37 - 17 20। 38 - 18 20। मतलब किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या सब में क्या है? बराबर है। इसलिए किसके उदाहरण है? सम न्यूट्रॉनिक के। उम्मीद है बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूँ नाभिक के बारे में। नाभिक की संरचना क्या है, कौन उसके अंदर है, आकार क्या है, आकृति कैसी है, घनत्व क्या है, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या है। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अगला, उसी में बताऊँगा आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।